अब देखो यार, इसमें आप लोगों का जैसे ईएम वेव्स का ये पार्ट था, ठीक है। तो ईएम वेव्स वाले में आप देखो क्या आप कर रहे हो। ईएम वेव्स वाले में ये टेबल आपको करनी है, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रही थी कि आपको यूजेस याद करने हैं, तो आपको देखो मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी, ये रामी बुक्स जीसी तो है। कैन यू सी दिस, दिस इज रामी बुक्स जीसी। व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियो वेव्स। टेबल देखो कैसे है, रेडियो वेव्स हमने पढ़ा था ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज। तो ऊपर से लेके नीचे तक मैंने आपको बोला था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो आप देखो फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 4 से 10 की पावर 8। ये वैल्यूज याद नहीं करनी है आपको, दीज वैल्यूज यू डोंट हैव टू रिमेम्बर। समझ रहे हो, आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है कि भाई 10 की पावर 4 से 10 की पावर 8 है। तो ये दिखाने का बस ये तरीका है कि 10 की पावर 9 से 10 की पावर 12 है, फिर 10 की पावर 11 से 10 की पावर 14 है। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है। और आप देखो 10 की पावर 8 से बड़ा 10 की पावर 12 है। सो दीज वैल्यूज आर एक्चुअली इंक्रीजिंग। तो फ्रीक्वेंसी आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है। अब यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है वैल्यू अगर, सो जस्ट हैव अ लुक कि ये वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो ऊपर से लेके गामा रेस तक जो हम पढ़ रहे थे, रामी बुक्स जीसी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, रामी बुक्स वर्ल्ड, सॉरी, विजिबल रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। तो ऊपर से लेके क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ रही थी। तो ये टेबल आपको यही दिखा रहा है कि आप देखोगे, इफ यू लुक एट दिस टेबल वेरी क्लियरली, सो दिस टेबल विल शो यू कि ऊपर से लेके नीचे तक देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। फिर देखो, फिर आपको क्या दे रखा है इसमें, फिर दे रखा है जी, देखो ये आपको याद नहीं करना, ये आपको याद नहीं करना, ये कोई नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द मेथड ऑफ एक्चुअली हाउ इट इज फॉर्म्ड। लेकिन एक बार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं जाता, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि नेम द वेव विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्रॉन बॉल। अब इसको क्या है क्यों है समझना नहीं है, सिर्फ रट लो इस बार कि मैग्नेट्रॉन बॉल से माइक्रोवेव बनती है। एटम्स की वाइब्रेशन से और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से कौन बनता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये टेबल याद करना है, ठीक है। पर प्रोडक्शन के ऊपर और रिडक्शन के ऊपर मैं मान के चल रही हूँ 99.9% कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, कभी भी नहीं आएगा। ना रेंज के ऊपर आएगा, ना फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएगा। सिंपल बोलेंगे अरेंज कर दो, तो ऑर्डर याद कर लो, रामी बुक्स जीसी से। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। डाउन द ग्रुप फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है दैट फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा स्पीड। तो लैम्डा इज नथिंग बट सी बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा। तो आप देखो कि ऊपर वेवलेंथ ज्यादा है, 0 मीटर्स में है, 0.1 मीटर्स, नीचे एमएम में आ गई और घट गई और घट गई। ये देखो एमएम से नैनोमीटर में आ गई, एनएम, एनएम घटती जा रही। तो ऊपर से लेके नीचे तक फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी लैम्डा के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा। तो लैम्डा घट ही रहा है, लैम्डा इज वेवलेंथ। किस पे सवाल आता है, सवाल आपका आता है इस बात पे, सवाल आपका आएगा इसके ऊपर। क्या सवाल आएगा, बोलेगा नेम अ वेव विच इज यूज्ड इन रेडियो कम्युनिकेशन। तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज रेडियो वेव। नेम अ वेव विच इज यूज्ड इन द रडार कम्युनिकेशन। नेम अ वेव विच इज यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ द फाइन डिटेल्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज माइक्रोवेव। माइक्रोवेव अवन में तो काम आता ही है। Then if somebody asks you name a wave which is used in, you know, for photography, hazy photography, या कहाँ यूज होता है, जैसे आपका फॉगी मटेरियल, फॉगी एटमॉस्फेयर जाता है, मान लीजिए फॉग है एटमॉस्फेयर में, तो उस फॉग के थ्रू देखने में आपका किसका रोल है, उस फॉग के थ्रू देखने में किसका रोल है, उस फॉग के थ्रू देखने में रोल है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन का। जो गाड़ियों में लाइट लगाते हो आप सर्दियों के दिनों में, लाल और पीले रंग की, वो कौन सी लाइटें होती है, वो यही लाइट होती है आपकी। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखने में कौन हेल्प करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, तो फॉग के टाइम पे इनको आप इसलिए देख पाते हो क्योंकि ये स्कैटर नहीं करती है ज्यादा। सो दैट इज व्हाई वी यूज दिस स्ट्रक्चर, यू अंडरस्टैंड। तो ये यूजेस याद करने हैं। अब जैसे मान लो इसने बोला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो कहता है जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ग्लास से अब्सॉर्ब हो जाती है।
तो सवाल आपसे ऐसे आ जाएगा कि भाई बताओ कौन सी ऐसी रेडिएशन है जो ग्लास एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका आंसर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, कौन सी ऐसी रेडिएशन है जो एटमॉस्फेयर में एटम्स को आयनाइज करती है? देखो सन है, तो सन से जब रेडिएशन आती है तो यहाँ पे कुछ एटम्स रहते हैं, जैसे ओजोन लेयर, उस ओजोन लेयर को तोड़ने का काम करती है सनलाइट। तो सनलाइट जब उसको तोड़ देती है तो ओजोन के एटम्स टूट जाते हैं, तो एटम्स को तोड़ने का काम कौन करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये आपको याद करना है। हीटिंग इफेक्ट कौन सी रेडिएशन प्रोड्यूस करती है? इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। सो माय पॉइंट हियर इज टू टेल यू कि यार हमारे पास हर रेडिएशन का फंक्शन है। तो अब तुम देखो सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे। सवाल तुमसे ऐसे पूछे जाएंगे, सवाल आएगा दो ही फॉर्मूलों पे। एक तो आएगा लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट, तो इस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ व्हाट वुड बी दोस क्वेश्चंस, जस्ट हैव अ लुक। तो इसमें हमारे पास क्या है, जस्ट देखो। जैसे पहले एक सिंपल से उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, कहता है इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड इंफ्रारेड रेडिएशन मोर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो आप देखो रामी बुक्स जीसी याद कर लो, रेडियो वेव्स ये पढ़ा है हमने, माइक्रोवेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। ऊपर से लेके नीचे तक फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोर्स। तो मीडियम में कहाँ वेव जा रही है, मीडियम जिसमें लाइट चल रही है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सोर्स का फर्क पड़ता है। सोर्स आपका फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। एक बार मान लीजिए मेरे हाथ से कोई वेव बन गई या सन में किसी पार्टिकल से वेव बन गई, तो वो फ्रीक्वेंसी बदलने वाली नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज, चाहे आप हवा में हो, पानी में हो, वैक्यूम में हो, कहीं पे भी अगर आप हो, तो ये फ्रीक्वेंसी बदलने वाली नहीं है। तो ये पूछता है कि रेशियो बताओ, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड। अब देख लो, अब खुद बताओ कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, ये अल्ट्रावायलेट है ये इंफ्रारेड है? तो ये हमारे पास इंफ्रारेड है, ये अल्ट्रावायलेट है। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट ऊपर से लेके नीचे तक हम हमें पता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, एनर्जी बढ़ती है। कम से ज्यादा, तो एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो मुझे बताओ अल्ट्रावायलेट नीचे है ना, तो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट ज्यादा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड से, बस सीधी सी बात है। तो अब आप देखो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट बड़ी है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड से, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो वैल्यू तब होगा जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो ओवरऑल वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ये तो पता ही है आपको। तो मोर देन 1 आंसर आ जाएगा। ये आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ 10/9 है, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो 9 वन जा पॉइंट समथिंग समथिंग, तो आंसर 1 से बड़ा आएगा ना। और एक क्वेश्चन देख लो, और एक क्वेश्चन देख लो। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया ये वाला सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है फॉर विच फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट द ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव। अब ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा कि ह्यूमन आई जो है ना, वो वेवलेंथ बराबर 5500 एंगस्ट्रॉम्स की वेवलेंथ पे बहुत सेंसिटिव होती है, ये फैक्ट है। और ये कोई आपको बताएगा नहीं, ये याद ही करना है। तो ह्यूमन आई सेंसिटिव टू 5500 एंगस्ट्रॉम्स, तो अब आप याद कर लो, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो सी होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो होता है 3 × 10⁻8। लैम्डा पता है 5500 एंगस्ट्रॉम्स, एंगस्ट्रॉम्स को 10 की पावर -10 बदल लो मीटर में, और फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी शैल बी व्हाट, ये आ जाएगा 3 × 10⁸ और नीचे आ जाएगा 5500 × 10⁻10। तो ये मेरे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बहुत ही सिंपल है, फ्रीक्वेंसी आ गया तो 1 फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए, कि ऐसी कौन सी लाइट है जो हमारी आंखें सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। हमारी आंखें सेंसिटिव होती हैं टू द वेवलेंथ ऑफ 5500 एंगस्ट्रॉम, और रिलेशन होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर।
यू अंडरस्टैंड? तो आप देखो हमारे पास ये 5500 एंगस्ट्रॉम्स का वेवलेंथ होता है, आपने वेवलेंथ पता था, स्पीड पता ही होना चाहिए, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि बेटा सी का वैल्यू ये है, ये याद होना चाहिए। 3 × 10⁸ सी होता है स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली अब आप देख लो आपके पास क्या है, समझ लो इस बात को मैं क्या बोल रही हूँ। देन दिस क्वेश्चन सेज, ये वाला पार्ट मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, 1/फ्रीक्वेंसी करके टाइम पीरियड निकालो, वही कर रखा है। देन सिमिलरली यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है जी, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम्स इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, ये याद रखना है। कहता है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ विजिबल लाइट, अच्छा ये हो गया। फिर कहता है द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपगेशन एंड फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन दे रखा है आपको और फ्रीक्वेंसी दे रखा है ग्लास में, कहता है कंपेयर करो, ठीक है। तो कहता है द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपगेशन इन वैक्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, तो हमारे पास एक है एक्स रेज, एक हमारे पास है रेडियो वेव्स। तो एक्स रेज और रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें, जस्ट अंडरस्टैंड, तो एक्स रेज के बारे में बोलता है जी वेलोसिटी है vx और फ्रीक्वेंसी है nx, ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है fx। फ्रीक्वेंसी जो हम f से डिनोट करते हैं ना, वो ये क्वेश्चन n से डिनोट कर रहा है, ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी हो गई nx और वेलोसिटी हो गई vx। ऐसे यहाँ रेडियो वेव्स के लिए क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी हो गई vr और फ्रीक्वेंसी हो गई nr। मैंने आपको बताया था मीडियम कुछ भी हो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, तो फ्रीक्वेंसी fx और fr बराबर है, ठीक है। कहता है हाउ डू द वैल्यूज दे आर कंपेयर, हाउ डू द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस कंपेयर विद ईच अदर। अच्छा एक ही लाइट की बात हो रही है, अलग अलग लाइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ऑर्डर क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक आप देखो सारी रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ एक्सरे हो चाहे वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव हो, दोनों बराबर होंगी, लेकिन एक्सरे है नीचे और रेडियो वेव है ऊपर, तो ऊपर से लेके नीचे तक फ्रीक्वेंसी, ऊपर से लेके नीचे तक फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे वुड बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, क्योंकि रेडियो वेव ऊपर है और एक्सरे नीचे है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है, एक्सरेज की बात कर लो चाहे आप रेडियो वेव्स की बात कर लो, तो कंपेयर करवा रहा है ये आपसे। तो आप देखो अगर दो अलग अलग वेव्स हैं तो फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, अगर दो अलग अलग वेव्स हैं तो फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, लेकिन अगर एक ही वेव अलग अलग मीडियम बदल रही है, एक ही वेव अलग अलग मीडियम बदल रही है, तो मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। समझ रहे हो? मैं तुमसे पूछ लेती थी फ्रीक्वेंसी एक्सरे की हवा में nx है और वैक्यूम में nx या ग्लास में nxg है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती। फ्रीक्वेंसी क्यों बदली? क्योंकि देयर आर टू डिफरेंट मीडियम्स नाउ, टू डिफरेंट रेज नाउ, दो अलग अलग वेव्स की फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी। एक क्वेश्चन और देखो क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, कहता है जी लेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्वाइट ऑफन यूज्ड फॉर किलिंग germs in the household water impurities, remote sensing, treatment of cancer। अब देखो तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में हम यूज करते हैं गामा रेज, ये आपको एज अ फैक्ट याद करना है, ये यूज है। रिमोट सेंसिंग में हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स, और अगर हमें मान लो पानी वाटर प्योरीफायर्स में लगती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी आते हैं ना आजकल, एक्वागार्ड आते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाले जो हार्मफुल केमिकल्स को मार देते हैं। तो इन्होंने देखो तुमसे क्या सवाल पूछा, ये तुमसे बोलेंगे कि भाई जर्म्स को किल करने के लिए कौन सी रेडिएशन चाहिए, यूवी। रिमोट सेंसिंग के लिए कौन सी वेव चाहिए, तुमने बता दिया माइक्रोवेव। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए कौन सी वेव चाहिए, गामा रेज, बता दिया। अब तुमसे कहता है इनको अरेंज कर दो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लैम्डास वेव लेंथ के रिस्पेक्ट। तो ऑर्डर में देख लो, अब तुमको तीनों रेज पता चल रही, रेज नहीं बताई उसने, उसने तुमको यूजेस दे दिए और यूजेस देकर तुमसे पूछ लिया कि बताओ ये कौन कौन सी रेडिएशन हैं, और ये जौन सी भी रेडिएशन है आप इनको अरेंज कर दीजिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ।
तो क्या करा आपने, आपने रेडिएशन आइडेंटिफाई कर दी। अब देखो ऊपर से लेके नीचे तक हमें पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ऊपर से लेके नीचे तक फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, यस और नो। तो इसका मतलब वेवलेंथ सबसे, देखो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है हमारी रेडियो वेव से, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की। और ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा पर लैम्डा सबसे कम, तो रेडियो वेव्स का लैम्डा सबसे कम होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। डू यू अंडरस्टैंड। तो ऊपर से लेके नीचे तक क्या होने वाला है आप बताइए। तो यूवी का लैम्डा, यूवी एरा, माइक्रोवेव एरा और गामा रेज एरा, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज सबसे कम हो जाएगी, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाएगी क्योंकि यहाँ लैम्डा सबसे कम है और यहाँ लैम्डा सबसे ज्यादा है, और फिर सबसे ज्यादा लैम्डा हो जाएगा माइक्रोवेव का। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस टेबल बेटा। अगर आपको ये टेबल में प्राइमरली मैं बता रही हूँ, आपको वेव्स पता है, उनके यूजेस पता है, तो फिर आप ये टेबल के हिसाब से कर सकते हो। अब जैसे छोटे छोटे एक एक नंबर में मैं ये नहीं कह रही कि क्वेश्चन नहीं आ सकता, याद करने वाले करके जाते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, बट दिस इज प्योरली लर्निंग, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकती। ये सिर्फ लर्न करने वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई किससे रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है, माइक्रोवेव किससे प्रोड्यूस होती है, इंफ्रारेड किससे प्रोड्यूस होती है, ये आपको ही याद करना पड़ेगा। ये याद करो और आंसर करो। अब जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो जस्ट हैव अ लुक, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है हाउ आर रेडियो वेव्स प्रोड्यूस। अब ये टेबल में तुमने याद करा होगा तो आप आंसर कर पाओगे। जैसे कह रहा है रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टिंग वायर्स और ऑसिलेटिंग सर्किट। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके चारों तरफ रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब ये फैक्ट है, ये याद कर लो। कह रहे थी हाउ आर एक्सरेज प्रोड्यूस, देखो सवाल, तो कह रहा है हाउ आर एक्सरेज प्रोड्यूस, तो एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक्सरेज का आपने आंसर देखा, ये देखो ये रहा आपका टेबल में, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सरे की ट्यूब से या इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब एटम है तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रेडियो वेव। लेकिन अगर शेल में रहकर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सरे। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, एटम के अंदर वाली शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के अंदर वाली शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो रेडिएशंस अपने अंदर से प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एक्सरेज कहते हैं। समझ रहे हो। तो ये टेबल ही याद करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट और है नहीं। देखो और देखो, अब से तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, एक सिंपल सवाल बोलेगा नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब ये सारी रेडिएशंस का झुंड, ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है, सारी रेडिएशंस को एक साथ बोला जाता है स्पेक्ट्रम। तो इन सभी स्पेक्ट्रम में से कौन सी लाइट है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, दैट इज माइक्रोवेव। कौन सी लाइट है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करने में हेल्प करती है, एक्सरे। कौन सी लाइट है जो रेडियो एक्टिव मटीरियल, जब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है तो उसमें से कौन सी रेडिएशन निकलती है, रेडियो एक्टिव एमिशन होता है, गामा रेज। कौन सी ऐसी लाइट है जो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कौन सी ऐसी लाइट है जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आप 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको याद हो जाएगा। तो जैसे कैंसर में भी आप गामा रेज का इस्तेमाल करते हो, कोई रेडियो एक्टिव एमिशन होता है उसमें भी गामा रेज निकलती है, कहीं पे भी कोई हीटिंग इफेक्ट होना होता है तो वहां पे भी आपका क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। ओजोन किसको एब्जॉर्ब करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये याद रखना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो दैट्स हाउ दीज क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड फ्रॉम यू फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अब आप देखो जैसे, तो इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको अलग अलग, है ना। सिमिलरली अगेन व्हाट आर दे टेलिंग यू, कहते हैं नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पेनिट्रेटिंग पावर। देखो पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है कि मान लीजिए दीवार को चीर के जाना है तो कौन सी वेव जाएगी, तो सीधी सी बात है जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो आप पहले बताओ, वाटर प्यूरिफिकेशन में होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल, रिमोट सेंसिंग में आप याद हो जाएगा आपको माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में गामा रेज का इस्तेमाल होता है, ये अपने को पता ही है पहले से।
तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा रेज की, क्योंकि सबसे नीचे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो आप ये चीज देखो, आप ये चीज देखो कि यहाँ पे गामा रेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो वो पेनिट्रेटिंग पावर भी उसकी सबसे ज्यादा है। दैट इज वाई गामा रेस को हमने सबसे ज्यादा दे दिया। देन यूवी रेडिएशन की थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम है और सबसे कम एनर्जी है माइक्रोवेव्स की, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो ऑर्डर खेल आपका सारा इसी का है, रामी बुक्स जीसी का। ऊपर से लेके नीचे तक का ऑर्डर याद कर लो। ऊपर से लेके नीचे तक फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और एनर्जी भी बढ़ती है, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक वेवलेंथ घटती है। फॉग लाइट में हम कौन यूज करते हैं? इंफ्रारेड, क्योंकि फॉग है ना, और इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या करती है? हीट बनाती है। तो वो फॉग क्या करता है? हीट पिघलाता जाता है फॉग को, तो लाइट चलती जाती है। समझ रहे हो? तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। देखो अब जैसे बोलता है नेम द वेव्स व्हिच आर प्राइमरीली यूज्ड एज हीट वेव्स। ऐसी कौन सी वेव्स हैं जो हीट वेव्स के तौर पे यूज होती है? देखो ऐसी कौन सी वेव्स हैं जो हीट वेव्स के तौर पे यूज होती है? तो हीट वेव्स के तौर पे यूज हमने पढ़ी लिया बार बार, इंफ्रारेड रेडिएशन यूज होती है। और क्यों यूज होती है? क्योंकि इनका वेवलेंथ देखो, इंफ्रारेड रेडिएशन ये रहा IR, तो ये थोड़े ऊपर वाले एंड पे ही है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी घटती है, लेकिन इनके कहाँ है? दे आर हियर समवेयर इन द मिडल, दे आर हियर समवेयर इन द मिडल, इंफ्रारेड रेज। तो ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे पास हैं, ये इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करेंगे? ऊपर से लेके रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यस और नो? उससे भी ज्यादा माइक्रोवेव्स की, उससे ज्यादा माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव से भी ज्यादा इंफ्रारेड की। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ ही रही है, लेकिन फिर भी अगर देखो तो स्टिल इट इज ऑन द लोअर एंड। इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है क्योंकि नीचे वालों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो आपको ये बोल रहा है कि जी क्यों यूज करते हैं इसको हीटिंग इफेक्ट के लिए? कहता है नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज हायर एंड लोअर फॉर दीज वेव्स एज कंपेयर टू एक्सरेज। एक्सरेज के कंपैरिजन में हीट वेव्स मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस का क्या चीज बड़ा है, क्या चीज कम है? तो देखो एक्स रेज है नीचे, तो एक्स रेज नीचे है, तो ऊपर से नीचे तक फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कम है। तो उसने पूछा क्या चीज ज्यादा है, तो हम कहेंगे जी ऊपर से लेके नीचे तक फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो फ्रीक्वेंसी एक्स रे इंफ्रारेड की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज ज्यादा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन से। और ये बोल रहा है लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर ये यूज कर रहा है इंफ्रारेड के लिए, कि लोअर फ्रीक्वेंसी है इंफ्रारेड की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पे वो बात कर रहा है किसके लिए? सेम स्पीड। देखो स्पीड तो किसी की भी नहीं बदलती ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई भी हो, चाहे वो रेडियो वेव हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो इंफ्रारेड रे हो, चाहे वो विजिबल रे हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रे हो, चाहे वो कोई भी रे हो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं इन सब की स्पीड एक फिक्स वैल्यू रहती है, एंड दैट स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है? और स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब ऑल द रेडिएशंस, ऑल दीज रेडिएशंस। कौन कौन सी रेडिएशंस जो मैंने बोली है? कौन कौन सी रेडिएशंस बोली है मैंने? बोली है आपको रेडियो वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, सॉरी क्या था, रामी बुक्स, तो इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, रामी बुक्स, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज, गामा रेज, cosmic rays. So this arrangement of radiations, what is electromagnetic spectrum? This arrangement of radiations in the increasing order, in the increasing order of frequency. ऊपर से लेके नीचे तक आप क्या कर रहे हो? ऊपर से लेके नीचे तक फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, so this arrangement of all the radiations of all the electromagnetic radiations is called as frequency, is called as electromagnetic spectrum. I hope you are understanding. तो ये हमारे पास इसका पार्ट है जी, दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आपसे कोई डिफाइन करने को बोल दे तो आप क्या बोलोगे कि स्पेक्ट्रम कौन होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज दैट अरेंजमेंट ऑफ ऑल द रेडिएशन। जैसे रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, फिर उसके नीचे माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी, फिर उसके नीचे इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी,
फिर उसके नीचे विजिबल की, तो ऊपर से लेके नीचे तक फ्रीक्वेंसी बढ़ी रही है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब ये है कि भाई इसी अरेंजमेंट को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कह देते हो। अब जैसे कह रहा है वाई आर इंफ्रारेड रेडिएशंस रेफर टू एज हीट वेव्स आल्सो, कि भाई इंफ्रारेड रेडिएशंस को आप हीट वेव्स क्यों कहते हो, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स इसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बहुत जल्दी, क्योंकि कोई भी अगर मान लो मैं इस लैपटॉप पे भी इंफ्रारेड रेडिएशंस मारूं, मैं लकड़ी पे भी इंफ्रारेड रेडिएशंस मारूं, तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि लकड़ी के मॉलिक्यूल्स और नेचर में जो भी मैटर है, अगर उन पे इंफ्रारेड रे मारी तो इंफ्रारेड रे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एब्जॉर्ब हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ा देगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगी पार्टिकल्स। So that is why infrared radiations are also called as heat waves. Why are they called as heat waves? क्योंकि जब किसी पे भी infrared radiations मारोगे, छोड़ोगे उसके ऊपर, तो वो पार्टिकल उस infrared radiation को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए infrared radiations को heat waves भी कहा जाता है। कहते हैं नेम द रेडिएशंस व्हिच आर नेक्स्ट टू दीज रेडिएशंस, के इंफ्रारेड रेडिएशंस के जस्ट बाद कौन आती है, विजिबल रेडिएशंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर है। मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस के जस्ट बाद ऐसी कौन सी वेवलेंथ है जिसकी वेवलेंथ इंफ्रारेड से छोटी है, बताओ। ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो वेवलेंथ घट रही है, मतलब ऊपर वेवलेंथ थी ज्यादा, ऊपर थी लैम्डा ज्यादा, और यहाँ है लैम्डा नीचे आते आते कम हो रहा है। तो इंफ्रारेड के मुकाबले ऐसा कौन सा रेडिएशन है नेक्स्ट, जस्ट उससे नेक्स्ट, जिसकी वेवलेंथ उससे ज्यादा है। तो ऊपर ज्यादा थी, थोड़ी कम हुई वेवलेंथ, और वेवलेंथ कम हुई, तो इंफ्रारेड से भी कम किसकी हो गई, विजिबल की कम हो गई, विजिबल की कम हो गई। और इंफ्रारेड से जस्ट ज्यादा किसकी वेवलेंथ हो गई, माइक्रोवेव की वेवलेंथ ज्यादा हो गई, क्योंकि जस्ट उसके आगे पीछे, एक स्टेप पीछे एक स्टेप आगे। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरीके से देखो सवाल आ रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं हो कि भाई हमें तो समझ ही नहीं आया सवाल क्या है, क्वेश्चंस करोगे तो तुमको समझ में आएगा, देन यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कहता है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैव शोन दैट एक्स-रेज ट्रैवल इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ दिस एंड दे एग्जिबिट फिनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन एंड कैन बी पोलराइज्ड। ठीक है, तो आप इनसे क्या डिपिक्ट कर सकते हो भाई, सीधी सी बात है, ये सारी प्रॉपर्टीज की स्पीड ऑफ लाइट ये है। और देखो एक अच्छी बात, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है ना, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेटा, ये सारे फिनोमेनन शो करती है जो लाइट के तुमने पढ़े हैं। जैसे लाइट क्या है, लाइट अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, समझ रहे हो। तो लाइट जब अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इसका क्या मतलब है कि जब हम बात कर रहे हैं रेडिएशंस की, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करते हैं, ये जैसे लाइट रिफ्लेक्शन करती है, ऐसे ये सारे भी रिफ्लेक्शन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिफ्रैक्शन होती है, लाइट के रिफ्रैक्शन होता है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी रिफ्रैक्शन करती है। जैसे लाइट का इंटरफेरेंस होता है, मतलब ओवरलैपिंग हो जाती है दो लाइट वेव्स की, इसी तरह से हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरफेरेंस हो सकता है। जैसे लाइट का डिफ्रैक्शन होता है, ऐसे हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डिफ्रैक्शन हो सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये कह रहा है जी ये डिफ्रैक्शन शो करती है, और हर लाइट, अगर लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड से चलती है, तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड से चलती है, विच मीन्स कि ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तो है। तो सवाल कह रहा है कि ये जो दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको दी हैं, इनसे तुम क्या कंक्लूजन ले सकते हो। तो हम कहेंगे कि भाई क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हैं, तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स-रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेचर का है। और ये सारी प्रॉपर्टीज तभी शो होती हैं जब ट्रांसवर्स वेव बनती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जी एक्स-रेज जो हमारे पास होती हैं, वो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं एंड दे आर आल्सो ट्रांसवर्स रेज। यू अंडरस्टैंड? तो एक क्वेश्चन ये आप कर सकते हो। और देखो आगे क्या क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन तुमसे ईएम वेव्स के चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और देख लो। तो इस पीडीएफ में मोस्टली क्वेश्चंस आ गए, जैसे सेम क्वेश्चंस अब देख लो। अब आपको इसने अरेंजमेंट क्या करवा दी, कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अल्फा, बीटा, कैथोड, अल्ट्रावायलेट, कौन बिलोंग करता है। और जो भी बिलोंग करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, मतलब इसके अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक्स रेज, सॉरी अल्फा रेज, बीटा रेज, कैथोड रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब बिलोंग करते हैं। तो आप देखो इनमें से अल्फा रेज कहीं लिखा है स्पेक्ट्रम में, नहीं लिखा। बीटा रेज लिखा है, नहीं लिखा। कैथोड रेज लिखा है, नहीं लिखा। एक्स रेज लिखा है, तो वो बिलोंग करता है स्पेक्ट्रम में। अल्ट्रावायलेट रेज लिखा है, तो वो बिलोंग करता है स्पेक्ट्रम को। अब माइक्रोवेव्स लिखा है, लिखा है।
तो वो बिलोंग करता है स्पेक्ट्रम को। अल्ट्रासोनिक वेव्स लिखा है, नहीं लिखा तो वो नहीं बिलोंग करता। रेडियो वेव्स लिखा है, इंफ्रारेड रेज लिखा है। जो जो बिलोंग करते हैं, आप उनको कह रहे हैं जी अरेंज कर दो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ऊपर से लेके नीचे तक, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो अब आप देखो इसके अंदर क्या है ये पार्ट। तो हियर इट इज अगेन टेलिंग यू व्हाट, ठीक है। तो अरेंज कर दो आप इसको, कैसे अरेंज कर दोगे कि भाई हमें देखो इंफ्रारेड ये सब बिलोंग करते हैं, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ तो ऊपर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, पता ही है। नीचे फ्रीक्वेंसी, ऊपर से लेके नीचे तक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। कहते हैं स्टेट वन यूज एंड वन मेथड ऑफ डिटेक्टिंग द रेज बियॉन्ड विजिबल रेड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये क्या कह रहा है? देखो बहुत सिंपल है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देते हैं, कहते हैं स्टेट वन यूज एंड वन मेथड ऑफ डिटेक्टिंग द रेज बियॉन्ड विजिबल रेज, विजिबल रेड के बाद ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जस्ट बियॉन्ड, देखो विजिबल में मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था किस तरह से होता है, विबग्योर ऐसे बनता है, नीचे से लिखा जाता है विबग्योर। तो रेड के जस्ट बाद कौन बनेगी? इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड का बोल रहे हैं जी यूज बता दो, एक यूज बता दो। तो यूज क्या है? हीटिंग इफेक्ट की हेल्प से वो डिटेक्ट होते हैं। यूज क्या है? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फॉग लाइट्स में इंफ्रारेड रेडिएशन यूज होती है। पानी को गर्म करने में इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इंफ्रारेड रेडिएशन आर हीट रेस। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोलूं? सिमिलरली अब आप देखो, जैसे कहते हैं फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फ्रीक्वेंसी। इतना फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अपने पास है, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड है 3 इंटू 10⁸ होती है हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। हमसे बोल रहा है जी लैम्डा निकाल दो, फ्रीक्वेंसी हमको दे रखा है 5 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज। लैम्डा यहां से निकल जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 5 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज। ये हमें लैम्डा निकालना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर कहता है जी कौन सी है? अब वेवलेंथ आ गई। तो वेवलेंथ से, अब ये इतने टाइप का क्वेश्चन ऐसे आता नहीं है, ये बहुत पुराने टाइप का क्वेश्चन होता था जब वेवलेंथ देख के हमें वेव आइडेंटिफाई करनी होती थी। पर ये आपको ना धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आ जाएगा। तो ये गामा रे है। देखो वेवलेंथ बड़ी कम है ना इसकी, तो गामा रे है ये। मैं आपको क्लास में याद करा दूंगी कि किस तरह से ये रेडिएशंस की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद करनी है। बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि ये गामा रेस की है। तो गामा रे का यूज क्या है? रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर रिएक्शंस को शुरुआत करने में और न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान गामा रेस निकलती है। कैंसर ट्रीटमेंट में भी रेडियो आपकी गामा रेस निकलती है। सिमिलरली देख लो, कहता है वेवलेंथ आपको निकालनी है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फ्रीक्वेंसी ये। तो आपने फिर से सेम फॉर्मूला लगा देना, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी सी ऑफ लाइट। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी सी, तो सी कितना है? 3 इंटू 10⁸ आपको लैम्डा निकालना है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 4 इंटू 10⁹ तो लैम्डा निकल के आएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 4 इंटू 10⁹। इसको सॉल्व करना है तो 3 अपॉन 4 तो फ्रैक्शन आएगा 0.75। एंड व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, तो 8 माइनस 9 दैट इज लैम्डा। तो 0.79 शैल बी 10 की पावर इंटू 10⁻⁻1 दैट शैल बी लैम्डा। तो ये माइक्रोवेव्स दिखा रहा है जैसे। तो माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? जो हमारे प्लेन्स चलते हैं, हेलीकॉप्टर्स चलते हैं, उनमें रडार होता है, क्योंकि हवा में कोई सड़क नहीं है ना वहां पे, क्लाउड्स में। तो स्काई में जब कोई सड़क वड़क है नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ मुड़ना है कि राइट मुड़ना है कि लेफ्ट मुड़ना है? तो वहां रडार सिस्टम में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है। और माइक्रोवेव अवन्स में भी आपका इस्तेमाल होता है, किसका? माइक्रोवेव्स का। तो आप देख लो मेजोरिटी क्वेश्चन इसके अंदर इस पीडीएफ में उसी टाइप के। अब जैसे इसने एंड में आपसे क्या बोल रखा है? राइट द ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब ऑर्डर लिखवा लिया, पर इस टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते। ये एक बुक है तो बुक में से खैर पूछ रहे हैं। अगेन देखो इस वाले क्वेश्चन में दे आर आस्किंग यू कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ से सबसे ज्यादा वेवलेंथ। तो सबसे कम वेवलेंथ सबसे ज्यादा वेवलेंथ में आपका क्या आ गया? ये आ गया। यू अंडरस्टैंड? तो आपने ऑर्डर देखना है, ऊपर से लेके नीचे तक फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ घटती है। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम वेवलेंथ से सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ से सबसे ज्यादा वेवलेंथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सबसे कम वेवलेंथ हमारे पास है कॉस्मिक रेस की। कॉस्मिक लिखा है नहीं। गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम है। गामा से जस्ट ऊपर कौन है? एक्सरे। तो एक्सरे की नेक्स्ट वेवलेंथ हो गई
एक्सरे से जस्ट ऊपर है माइक्रोवेव और सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव की, क्योंकि वेवलेंथ ऊपर से लेके नीचे तक घटती है, फ्रीक्वेंसी ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और वेवलेंथ ऊपर से लेके नीचे तक घटती है, डिक्रीज होती है। अब सुन के भी अगर पूरा भी वीडियो देख लोगे तो एटलीस्ट तुम्हें याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। अब जैसे तुमको दे रखा है कि भाई नेम द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज सूटेबल फॉर रडार सिस्टम इन द एयरक्राफ्ट, माइक्रोवेव्स। नेम द वेव विच इज यूज्ड फॉर मस्कुलर स्ट्रेन, मान लो मेरे कोई नस पे नस चढ़ गई तो हीट करते हैं ना, जैसे मान लो दर्द हो गया तो वो हीटिंग पैड लगाते हैं, तो वो हीटिंग पैड में क्या होता है, जैसे आपका इंडक्शन कुकर, इंडक्शन होता है आजकल घरों में, इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है खाना बनाने के लिए, उसमें भी क्या होता है अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। ऐसा कहते हैं कौन सा रेडिएशन जो डायग्नोस्टिक टूल है मेडिसिन में, हम मेडिकल फील्ड में अगर हम जाएं तो कौन हमारे अंदर की बॉडी के अंदर की जो लंग्स हैं या हार्ट है वो कौन खींचता है, एक्सरे होता है। तो एक्सरे मेडिसिन में हेल्प होता है कि नहीं होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन हीटिंग प्रोड्यूस करती है। माइक्रोवेव्स क्या करती हैं, वो रडार सिस्टम में यूज हो जाता है। तो ये विद प्रैक्टिस ही है, जितना रीड करोगे उतना आ जाएगा। अब जैसे आपको बोल रहा है कि भाई कौन सी रेडिएशन है, नेम द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच आर यूज्ड इन डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स। इसके अंदर हमारे पास जैसे मान लीजिए ये वाला है ना, just have a look here। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या हो रहा है, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब एक एंड सेम क्वेश्चन कहता है व्हाट इज यूज्ड टू ट्रीट गामा रेज, मस्कुलर स्ट्रेन। तो भाई हाथ पैर में दर्द हो गया तो इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल करोगे, है ना। रेडियो वेव्स का काम होता है कोई भी टाइप की ब्रॉडकास्टिंग, कोई भी टाइप की टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर। डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर, एक्सरे। ओजोन लेयर को कौन एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। फिर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, फिर इस टेबल के हिसाब से आप इनको अरेंज कर दो भाई, वेवलेंथ के हिसाब से कि किसका इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, ऊपर से लेके नीचे तक वेवलेंथ घटती है। सब में देखो यही टाइप का एक सवाल बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, या तो वेवलेंथ देकर आपको फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा या फ्रीक्वेंसी देकर आपसे वेवलेंथ पूछ लेगा, एक काम करेगा। दिस इज ऑल दे कैन आस्क यू फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चैप्टर। डिस्प्लेसमेंट करंट एनीवे नहीं आ रहा है, फिर बता दो। देखो कहता है विच इज यूज टू प्योरीफाई germs in the water purifier, ultraviolet radiations। टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम में रेडियो वेव्स हो गया। इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अर्थ वार्मथ, वार्मथ गर्मी से आती है, गर्मी हीट, हीट मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये भी हो जाएगा, यस और नो। और देखो फिर आपसे देखो क्या कह रहे हैं, बस इसमें इतने ही पॉसिबल क्वेश्चंस है, फिर अरेंज करवा दिया आपसे फिर से कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का बस मतलब समझो ज्यादा से कम, इंक्रीजिंग का मतलब समझो कम से ज्यादा। अब जैसे कहता है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द एक्स डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स एट फ्रीक्वेंसी इतना और एम्पलीट्यूड इतना दे रखा है लॉन्ग बाय एक्स। आपसे पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जस्ट हैव अ लुक। लास्ट क्वेश्चन बड़ा है पर है इंपॉर्टेंट। देखो आ सकता है, मतलब इसके चांसेस बड़े कम है बट आ सकता है। पहला पार्ट तो बड़ा ही सिंपल है, कह रहा है जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स एट फ्रीक्वेंसी इतना। फ्रीक्वेंसी दे दी 3 into 10 raised to power 8, 10 raised to power 10 hertz, 3 into 10 raised to power 10 hertz। फिर वो कहता है एंड हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ इतना। टेस्ला, टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दे रखा है उसने आपको 10 की पावर -7 टेस्ला। तो कहता है बताओ इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या है और वेवलेंथ बतानी है वेव की। तो हमें पता है हर वेव की स्पीड तो सी ही होती है, 3 into 10 raised to power 8। तो c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी कर दिया, तो c है 3 into 10 raised to power 8। लैम्डा हमको निकालना है और ये फ्रीक्वेंसी है 3 into 10 raised to power 8, 3 into 10 raised to power 8 10। तो ये नीचे आ जाएगा। सो 3 into 10 raised to power 8 अपॉन 3 into 10 raised to power 10 दैट शैल बी लैम्डा। तो लैम्डा से सॉल्व करो, 3 से 3 चला जाएगा आपके पास और 10 की पावर ये ऊपर आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर्स, ये लैम्डा आ गया। फिर आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू बी बाई ई, हमने पढ़ा था ना क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू से क्यू चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई ई बाई बी। तो वेलोसिटी हर एक वेव की 3 into 10 raised to power 8 की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 10 की पावर -7 टेस्ला। तो ये मल्टीप्लाई कर दो इधर तक,
तो ये जाएगा 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻⁻7, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गया, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻1, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 30 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यही होती है। सिंपल सी बात है। सो दैट्स हाउ यू गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसी टाइप का सवाल आएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट करके देखते हो तो आपको साथ साथ बहुत सारे यूजेस भी याद हो जाएंगे, जैसे ट्रांसमिशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए इट इज रेडियो वेव, रेडार सिस्टम में माइक्रोवेव, हीटिंग के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस में गामा रेज, ज्यादातर यही यूज होते हैं। अर्थ की वार्म आइडेंटिफाई करने के लिए या अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन। और लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी सी, एक इस पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बस इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। दैट्स ऑल यू नीड टू सॉल्व, दैट्स इट। इतना सा आपको पढ़ना है। दैट्स इट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है जी।